हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट साइकोलॉजी चैनल। कल जो हमारा प्रीवियस वीडियो हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था हमारा जो एडमिशन प्रोसेस, इग्नू की जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे MAPC साइकोलॉजी जो था हमारा, उसका जो डायमेंशन है, यानी कि इग्नो में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को 3 हिस्सा में हमने जो स्पेशलाइजेशन है, 3 स्पेशलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देंगे, ताकि आप लोग जो भी कुछ ऑप्ट करना चाहेंगे, आगे का आपका कुछ प्लानिंग होता है, वो उस चीज़ के लिए थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो इग्नो में जो स्पेशलाइजेशन है, फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों का इक्वल जो कॉमन सब्जेक्ट होता है उसमें जनरल साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। तो जब सेकेंड ईयर में चले जाते तो 3 कैटेगरी में आप लोग अपना चूज कर सकते हैं। एक काउंसलिंग साइकोलॉजी का ऑप्शन है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो ऑप्शन है, उसके बाद आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी एक ऑप्शन है। तो जनरली पॉपुलर एरिया अपना जो इंटरेस्ट है, आप लोगों की जो भी इंटरेस्ट लगता है, तो आप फर्स्ट ईयर में भी डिसाइड कर सकते हैं या फर्स्ट ईयर के बाद भी आप लोग अपना सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। जो मैं चुना था काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे काउंसलिंग साइकोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में मैंने चुन लिया था। तो अब आप फर्स्ट ईयर में जब आप सब्जेक्ट स्टडी करते हो तो उसी तरह से पहले आपको आइडिया होना चाहिए, ये थोड़ा सा रफ आइडिया आपके बारे में यदि हो जाए तो कौन सा सब्जेक्ट को मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है, तो पहले आपने डिसाइड करना है कि मुझे काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ना है या क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ना है और या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं इंडिया के प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कैसे अपॉर्चुनिटी से थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। तो देखिए, आप सब लोग को पता है हमारा इंडिया में जो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में हम बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव में जो इंडिया में अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव में हम लोग ज़्यादा देखते हैं तो हॉस्पिटल में काम करने का, और यदि अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया तो अपने RCI वोल्ड करके MPhil करके RCI लाइसेंस भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों ने यदि इसमें जैसे कि क्लिनिकल सेटिंग्स में आपको काम कर सकते हैं, यदि आपने मास्टर क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लिया तो आप इसमें कर सकते हैं, और उसके अलावा आप असिस्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होकर भी काम कर सकते हैं या साइकोथेरेपिस्ट होकर काम कर सकते हैं। बट याद रखने वाली बात ये है, क्लिनिकल साइकोलॉजी को आप लोगों को, हर लोगों को ये मैच नहीं होता है। यदि आपने सीवियर क्लिनिकल डिज़ार्डर्स जो होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम करना होता है, तो आप लोगों को ये मैच होता है। कुछ लोगों में, कई लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी ले लेते तो उसके बाद में वो मैच नहीं होता, तो कई बार वो लोग वापस आ जाते हैं, मतलब अपना जॉब छोड़ के या कोई और सब्जेक्ट को चुनने का सिचुएशन आ जाते हैं, या क्लिनिकल साइकोलॉजी होने के बावजूद भी वो लोग काउंसलिंग काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पहले सोच लीजिएगा कि वेदर क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरे लिए मैच करेगा या नहीं करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, जब आप इग्नो में एडमिशन्स लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने पहले ही कहा है, तो इग्नो में जो एडमिशन्स लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या होता है, मोस्ट केसेस क्या होते हैं, 90% जो लोग होते हैं वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं होते, PUC में या डिग्री में साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई किए होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग क्या करना चाहिए, ऐसा सिचुएशन में आप लोग गाइडेंस लेना चाहिए, थोड़ा सा उसमें ड्रॉबैक क्या होती है, उसमें क्या आपका एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ऐसे चीज़ को भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा आपको, अगर यदि आपने चुन लिया तो एक बार चुनने के बाद कुछ टाइम होता है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पहले फर्स्ट ईयर में ही आप उसके बारे में थोड़ा डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो दूसरी बात आती है काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब देखिए, काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होता है, सिंपल पहले ही समझ लीजिए। काउंसलिंग ऐसे होते हैं जो कॉमन बिहेवियर को ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, जो सिंपल काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, बट सिंपल फ़र्क इतना होता है, जो सिंपल काउंसलिंग होती है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सीवियर नहीं होते, इमोशनल इश्यूज होते हैं और ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, उन लोगों को हम लोग क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, जो सीवियर प्रॉब्लम्स को हम डील नहीं करते।
तो एक काउंसलिंग एरिया में आप अगर यदि इस एरिया में चले जाते हैं तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहा जाते हैं। आप मास्टर डिग्री करने के बाद कुछ और कोर्स भी कर सकते हैं और उसके बाद आप एज ए काउंसलर जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ और कोई काउंसलिंग सेक्टर में आप डेवलप कर सकते हैं। ये तो आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी हो गया। जिनको अगर सीवियर प्रॉब्लम से करने की कोई रुचि नहीं है, सिर्फ आप कॉमन या मॉडरेट प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर सकते, तो ये बेहतर है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी को आप अपना सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। जो तीसरी जो कैटेगरी है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। अब ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का मतलब होता है, पहले तो इसको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बोल के पुकारते थे। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑप्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। जब आपको मन में लगता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है, आप इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो अलग अलग परसेप्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल परसेप्शन हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस हो, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एम्प्लॉयज़ का कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें कुछ थ्योरीज वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं इसके ऊपर, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज क्या होते हैं। तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी करने के बाद वेरियस कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होकर काम कर सकते हैं। तो पहले इसको सुन लीजिए, इसको तीनों सब्जेक्ट को पहले थोड़ा सा आप गौर के देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बेनिफिट हो सकते हैं। हमारा चैनल में भी हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि हम इग्नो साइकोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। इग्नो साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट भी क्या होती है, प्रैक्टिकल भी हम लोग आगे बहुत वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसी वजह से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, तीनों हिस्सों को अपने मैंने थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसा आइडिया दिया है। अब देखिए, इसमें सेकेंड ईयर में आपने इसको चुनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं अगर आप फर्स्ट ईयर में ही इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लें कि क्या होता, क्या चीज़ें होती, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। चाहे वो काउंसलिंग साइकोलॉजी हो, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों में इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के बारे में, क्या चलता। अगर यदि प्रोफेशनली आपको सेट होना है, अगर एक बार आप काउंसलिंग साइकोलॉजी चुन लिया तो फिर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए पहले सोच के समझ के इस चीज़ को लेना है। मैंने अभी पहले ही कहा, यदि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपको रुचि है, आप कर सकते हो। आप सीवियर डिजार्डर्स को हैंडल कर सकते हो, एमपिल जैसे कोर्स कर सकते हो, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होके कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ें आपको मन में ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि आप लोग साइकोलॉजी को बैकग्राउंड ना होने की वजह से आपका मन में बहुत आशा होती है कि हम लोग साइकोलॉजी कोर्स करें, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी ले ले, ये चीज़ होती है आप लोगों को। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इग्नो में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, या कोई और डिस्टेंस एजुकेशन में आप ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले इस बात को ध्यान से रखिएगा। यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो मेरा यूट्यूब चैनल में भी आपको गाइड कर सकते हैं, या मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते, कोई गाइडलाइंस चाहिए आप लोगों को, हम लोग आपको गाइडेंस दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ जो है आपको यदि हमारा यूट्यूब चैनल आप नया है तो आप मुझे शेयर भी कर लीजिएगा फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम लोगों को अब डेली रूटीन में आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलते रहेंगे। अब यूजीसी नेट का भी हमारा चैनल में चल रहा है, और अब इग्नो को भी आप लोगों को हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज की मेरा यही कहना था आप लोगों को। हम आने वाले दिनों में इग्नो की थियरी एग्जाम्स कैसे होती है, उसका कैसे कैसे हम लोग हैंडल करना पड़ेगा, कैसे हम लोग अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, सारे चीज़ के लिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना था, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।